नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण विषय बुंदेलखंड के पठार से संबंधित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की। ये प्रश्न एमपीपीएससी प्री 2026 की दृष्टि से बेहद उपयोगी है और आपके तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ परीक्षा में सही विकल्प चुनने की क्षमता को भी मजबूत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, हर प्रश्न को ध्यान से समझिए और अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। बुंदेलखंड का पठार भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि, ऑप्शन डी तटीय मैदान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि। बुंदेलखंड का पठार प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि में स्थित है। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यह क्षेत्र मुख्यतः ग्रेनाइट एवं नीस जैसी प्राचीन कठोर चट्टानों से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः किन राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र और कर्नाटक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार मुख्यतः सागर, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना क्षेत्र में मिलता है। यह प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि का एक महत्वपूर्ण भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ऑप्शन ए जलोढ़ चट्टानें, ऑप्शन बी ग्रेनाइट एवं नीस, ऑप्शन सी बेसाल्टिक लावा, ऑप्शन डी चूना पत्थर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस जैसे प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से बना है। तो बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः प्राचीन कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से बना है। यहाँ ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की प्रमुखता है। ये चट्टानें इस क्षेत्र की प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी महानदी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेतवा। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पास होता है। बेतवा आगे चलकर यमुना नदी में मिलती है और बुंदेलखंड के अपार तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, बुंदेलखंड के पठार की प्रमुख मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल एवं लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल एवं लाल पीली मिट्टी। बुंदेलखंड के पठार में मुख्यतः लाल एवं लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी प्राचीन ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों के अपक्षय से विकसित हुई है। इसकी उर्वरता सामान्यतः मध्यम होती है और कृषि के लिए इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, बुंदेलखंड के पठार में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक हिमपात, ऑप्शन बी कम वर्षा और कठोर चट्टानी धरातल, ऑप्शन सी समुद्री प्रवाह, ऑप्शन डी अत्यधिक बाढ़। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कम वर्षा और कठोर चट्टानी धरातल। बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और अपेक्षाकृत कम वर्षा जल संकट का प्रमुख कारण है। यहाँ की कठोर चट्टानी सतह और ढाल के कारण वर्षा जल का बड़ा भाग तेजी से बह जाता है। परिणामस्वरूप भूजल पुनर्भरण कम होता है और गर्मियों में जल संकट जो है बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से निकलती है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी रावी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केन। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले के कैमूर क्षेत्र के पास माना जाता है। यह नदी बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख नदियों में शामिल है। केन नदी आगे चलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आठवां, बुंदेलखंड का पठार किस उच्च भूमि का भाग है? ऑप्शन ए ढक्कन का पठार, ऑप्शन बी मध्य उच्च भूमि, ऑप्शन सी मेघालय पठार, ऑप्शन डी कर्नाटक पठार।
चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य उच्च भूमि। बुंदेलखंड का पठार प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि का भाग है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। मध्य उच्च भूमि में मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड जैसे पठारी क्षेत्र शामिल है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख कृषि फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी गेहूं एवं दालें, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी नारियल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गेहूं एवं दालें। बुंदेलखंड क्षेत्र में गेहूं और दलहन फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती है। यहाँ चना, अरहर और मसूर जैसी दलहन फसलें भी महत्वपूर्ण है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण क्षेत्र की कृषि में कम पानी वाली फसलों का भी महत्व है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां। बुंदेलखंड के पठार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का महत्वपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्र है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से बाघों और समृद्ध वन जीवों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11वां। बुंदेलखंड के पठार की स्थलाकृति मुख्यतः कैसी है? ऑप्शन ए समतल जलोढ़ मैदान, ऑप्शन बी ऊबड़ खाबड़ और पथरीली, ऑप्शन सी हिमाच्छादित, ऑप्शन डी रेतीली मरुस्थली। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊबड़ खाबड़ एवं पथरीली। बुंदेलखंड के पठार की स्थलाकृति मुख्यतः ऊबड़ खाबड़ और पथरीली है। यहाँ कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ, चट्टानी धरातल और असमतल भूमि पाई जाती है। इस प्रकार की स्थलाकृति के कारण क्षेत्र में कृषि एवं जल संरक्षण से जुड़ी चुनौतियाँ रहती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12वां। एमपीपीएससी की दृष्टि से बुंदेलखंड का पठार किस कारण महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए समुद्री बंदरगाहों के कारण, ऑप्शन बी प्राचीन चट्टानों, नदियों एवं जल संकट के कारण, ऑप्शन सी हिमनदों के कारण, ऑप्शन डी प्रवाल भित्तियों के कारण। चलिए सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राचीन चट्टानों, नदियों एवं जल संकट के कारण। बुंदेलखंड का पठार प्राचीन ग्रेनाइट एवं नीच जैसे चट्टानों से निर्मित है। केन, बेतवा, धसान और सिंध जैसी नदियां इस क्षेत्र के भूगोल को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अनियमित वर्षा और जल संकट के कारण बुंदेलखंड एमपीपीएससी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए धसान, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी सतलुज। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सतलुज। धसान, सिंध और बेतवा नदियां बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। सतलुज नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की नदी नहीं है। सतलुज सिंध नदी तंत्र की प्रमुख नदी है और इसका प्रवाह मुख्यतः हिमालयी क्षेत्रों में होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14वां। बुंदेलखंड के पठार का निर्माण मुख्यतः किस भूवैज्ञानिक युग के चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए क्वाटरनरी, ऑप्शन बी टर्शियरी, ऑप्शन सी आर्कियन, ऑप्शन डी क्रिटेशियस। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्कियन। बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः अत्यंत प्राचीन आर्कियन युग के कठोर चट्टानों से निर्मित है। यहाँ ग्रेनाइट, नीस और अन्य क्रिस्टलीय चट्टानों की प्रमुखता है। इसका प्राचीन चट्टानी संरचना इसे प्रायद्वीपीय भारत के प्राचीन भूभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड का पठार उत्तरी मैदान का भाग है, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि का भाग है, ऑप्शन सी बुंदेलखंड का पठार हिमालय का भाग है, ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार तटीय मैदान का भाग है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का पठार प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूमि का भाग है। बुंदेलखंड का पठार प्रायद्वीपीय पठार की मध्य उच्च भूमि में स्थित है और इसका विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। यह क्षेत्र अपनी प्राचीन कठोर चट्टानों, असमतल धरातल और प्रमुख नदियों के लिए जाना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको यह एमसीक्यूज अभ्यास उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और हमारी सही दिशा, इन तीनों के साथ हम सब मिलकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।